हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर जिस पर हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। और मेंसुरेशन के इसमें वीडियो हो गए हैं 19 वीडियो। आज रहेगा इसका 20वें वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं पॉलीगन, बहुभुज की थ्योरी कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में। और फिर नेक्स्ट क्लास में इस पर बनने वाले सारे क्वेश्चन भी हम करेंगे, है ना। इसमें सर्कल तक की हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली है, तो आज हम पढ़ेंगे बहुभुज के बारे में। मेंसुरेशन मेंसुरेशन का पार्ट रहेगा ये 20, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बहुभुज, पॉलीगन। पॉलीगन का रहेगा पार्ट फर्स्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलीगन कहते किसे हैं, बहुभुज किसे कहते हैं। तो एक ऐसी मतलब तीन या तीन से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। जैसे हम बात करें एक त्रिभुज की, तो त्रिभुज भी क्या है, एक बहुभुज है, क्योंकि इसमें भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, 3। चतुर्भुज भी क्या है, एक बहुभुज है। उसके बाद हम बात करें पंचभुज, तो पंचभुज भी क्या है, एक बहुभुज है। षष्ठभुज भी क्या है, एक बहुभुज है। अष्टभुज भी क्या है, एक बहुभुज है। मतलब 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। अब बहुभुज में हम बात करें कि रेगुलर पॉलीगन किसे कहेंगे, रेगुलर पॉलीगन या फिर समबहुभुज। हिंदी क्या है इसका, समबहुभुज। तो एक ऐसा बहुभुज जिसकी मतलब प्रत्येक भुजा अगर बराबर हो, जैसे हमने एक त्रिभुज लिया, अगर इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या है, बराबर है, तो इसको हम समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। और बहुभुज बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, हम समबहुभुज बोलेंगे या फिर रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। ऐसे अगर हम चतुर्भुज की बात करें, जिसकी मतलब चतुर्भुज की ये चारों भुजाएं क्या हो गई, बराबर, तो इसको हम समचतुर्भुज बोलेंगे। या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, समबहुभुज बोल सकते हैं। वैसे ही पंचभुज की भी अगर प्रत्येक भुजा क्या हो, बराबर हो, एक ऐसा बहुभुज जिसकी प्रत्येक साइड इक्वल हो, तो उसको हम बोलेंगे क्या, समबहुभुज या फिर रेगुलर पॉलीगन। अब समबहुभुज की प्रत्येक भुजा तो बराबर होती ही है, जैसे षष्ठभुज है तो इसकी भी ये प्रत्येक भुजा बराबर रहेगी, समषष्ठभुज है तो। साथ में इनके प्रत्येक कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अगर ये कोण 60 डिग्री है तो ये प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री के होंगे। वैसे इसमें भी प्रत्येक कोण क्या होंगे, बराबर। अगर समबहुभुज है तो क्या बोलेंगे हम, प्रत्येक कोण इसके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसके भी प्रत्येक कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, समबहुभुज अगर है तो प्रत्येक भुजा भी बराबर होगी उसकी, और प्रत्येक क्या होंगे, कोण भी बराबर होंगे। अब बात करते हैं हम इसमें कि जो बहुभुज होता है उनके कोणों का, अंतः कोणों का योग क्या होता है। जैसे हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है, सभी को पता है, इसका अंतः कोणों का योग हो जाएगा कितने डिग्री, 180 डिग्री। वैसे अगर हम बात करें चतुर्भुज की, कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो 360। पर अगर हम बात करें पंचभुज, षष्ठभुज या अष्टभुज या 10 भुज, इससे अधिक भी भुजा वाला बहुभुज दे दे, तो उनमें हम उनकी जो कोणों का योग होगा, अंतः कोणों का योग, वो कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे फार्मूला देखेंगे, समबहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। तो अब इसके सभी अंतः कोणों का योग का फार्मूला हो जाएगा n-2 इंटू में 180 डिग्री। इस फार्मूले से कोई सा भी बहुभुज होगा उसके प्रत्येक कोणों का क्या आ जाएगा, अंतः कोणों का योग आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये जो n रहेगा, यहाँ पे लिखेंगे हम, जहां n बराबर क्या हो जाएगा, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड। जैसे हम बात करें त्रिभुज की, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। अब यहाँ पे हम इस फार्मूले में मान रखेंगे n की जगह पे, इसमें भुजा कितनी है, 3, तो 3 रखेंगे। ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, 3 - 2 इंटू में 180 डिग्री।
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1 इंटू में 180 डिग्री। तो यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना आ गया, 180 डिग्री। अब बात करें हम षष्ठभुज की, कि षष्ठभुज के प्रत्येक कोनों का, अंतः कोनों का योग क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यही वाला फार्मूला लगाएंगे। एन की जगह पे क्या रखने वाले हैं, यहाँ पे 6 भुजा है तो यहाँ पे रखेंगे हम क्या, 6 माइनस 2 इंटू में 180। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गए, कितने बचे, 4। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो इसमें कितना हो जाएगा, 18 चुक 72। ये हो जाएगा इसका कितना, 720। मतलब षष्ठभुज के अंतः कोनों का योग कितना हो जाएगा, 720 डिग्री। अब अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पे बात करें पंचभुज की, कि पंचभुज के प्रत्येक कोनों का योग कितना होगा, अंतः कोनों का योग। तो यहाँ पे इनकी जगह पे क्या रख देंगे हम, 5। तो 5 में से कितने गए, 2, और इंटू कर देंगे किससे, 180 से। कितना बचा है यहाँ पे, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 180 का, 18 54। मतलब पंचभुज के पांचों कोनों का जो योग होगा अंतः कोनों का, वो हो जाएगा कितना, 140 डिग्री। जैसे हम 10 भुजा वाला बहुभुज ले ले तो उसमें क्या करेंगे, 10 माइनस 2 इंटू में वही 180, कितना हो जाएगा ये, 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 18 में। तो 18 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 8 से बड़ा 8, ये हो जाएगा 8 64 का 4, हासिल कितना आ गया हमारे पास 6, 8 एकम 8 6 14। मतलब 18 8 144 और ये 1440। इसका हो जाएगा 10 भुज के, मतलब 10 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोनों का योग कितना हो जाएगा, 1440 डिग्री। तो उम्मीद है आपको ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। अब अगर बात करें हम कि कोई समबाहुभुज है, उसका प्रत्येक कोण, अगर हमें उसका एक कोण निकालना है, प्रत्येक कोण कैसे निकालेंगे। दूसरे फार्मूले की अगर बात करें हम तो इसके क्या हो जाएगा, वो समबाहुभुज, समबाहुभुज के प्रत्येक, समबाहुभुज का प्रत्येक कोण, मतलब हमें अगर कोई सा बहुभुज है उसका अगर एक कोण निकालना है तो क्या करेंगे, कुल जो उसका योग आएगा अंतः कोणों का, प्रत्येक अंतः कोण की बात कर रहे हैं, अंतः कोण। तो ये हो जाएगा n-2 इंटू में 180 डिग्री, और इसको डिवाइड कर देंगे उसमें भुजाओं की संख्या से। तो क्या आ जाएगा, उसमें प्रत्येक कोण का मान आ जाएगा। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, ये हमारे पास एक षष्ठभुज है। अब अभी हमने निकाला था कि षष्ठभुज के अगर ये समषष्ठभुज है तो इसके प्रत्येक अंतः कोणों का योग क्या होगा। तो प्रत्येक अंतः कोणों का योग हो जाएगा इसमें कितना, इस फार्मूले से हम प्रत्येक अंतः कोणों का योग निकाल सकते हैं। एन की जगह पे रखेंगे 6 माइनस 2 इंटू में क्या हो जाएगा 180, और बटे में एन, इसमें भुजाओं की संख्या क्या है एन, उससे हम डिवाइड कर देंगे, मतलब कितनी संख्या है 6। तो यहाँ पे कितना बचा है 4 गुणित 180। अब यहाँ पे इसको काट देंगे 6 से, कितना हो जाएगा 6 × 18 और 4 × 12। मतलब हर एक कोण इसके कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे, ये 120 डिग्री के। प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे, 120 डिग्री के। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किसी भी बहुभुज का हम अगर प्रत्येक कोण निकालना चाहे तो वो कैसे निकालेंगे। जैसे हम बात करें एक समअष्टभुज के प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री के होंगे, तो इस तरह से हम अष्टभुज बनाएंगे, एक समअष्टभुज जिसमें 8 भुजा होगी, ऑक्टागन। ये एक समअष्टभुज हो गया जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, बराबर बराबर है। अब इसमें पहले तो हम सभी अंतः कोणों का योग निकालेंगे इस फार्मूले से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भुजाओं की संख्या 8 में से कितने जाएंगे 2, और इंटू कर देंगे 180 से। और हमें निकालना है एक कोण, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे भुजाओं की संख्या कितनी 8 से। ये बचेगा यहाँ पे 6, और ये कितना हो जाएगा 180 और बटे में 8। इसको हम काट दें पहले 2 से, 2 × 6 और ये 2 × 8। फिर ये कट जाएगा किससे, 4 से कट जाएगा 4 × 16। अब यहाँ पे कितने बच गए 2, 4 × 5 = 20। तो 45 तिया कितना हो जाएगा 135। मतलब ये हो जाएगा 135 डिग्री। प्रत्येक कोण इसके कितने कितने हो जाएंगे, एक समअष्टभुज के प्रत्येक कोण हो जाएंगे 135 डिग्री के, बराबर बराबर होंगे सारे। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको बहुभुज के बारे में इसमें कितने कॉन्सेप्ट है, कितने हमें समझने, अगर प्रत्येक कॉन्सेप्ट को आप समझना चाहते हैं, है ना, तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट पॉइंट। तीसरा जो पॉइंट रहेगा इसका, कि कोई सा भी अगर बहुभुज है, बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का योग,
बाह्य कोणों का योग, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। अगर हम किसी भी बहुभुज के सभी एक्सटीरियर एंगल का योग की बात करें अगर हम, तो वो क्या होगा। जैसे हमने यहाँ पे बात की त्रिभुज की, तो हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। अगर ये सम त्रिभुज है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। अब हमने क्या लिखा है फार्मूला, कि बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का योग कितना होता है। तो ये आपको डायरेक्ट रखना है, कोई सा भी बहुभुज हो वो, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, कोई सा भी अगर बहुभुज है तो उसके प्रत्येक बाह्य कोण का योग होगा, वो होगा कितना, 360 डिग्री। ये आपको याद रखना है। अब ये आया कैसे, ये देखते हैं हम, क्योंकि अब हमें पता है जब हम जियोमेट्री पढ़ेंगे तब और इसको क्लियरिटी से समझेंगे कि ये एक रैखिक कोण बनेगा कंप्लीट, और इन दोनों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये 60 डिग्री आ गया तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये 120 डिग्री आ जाएगा। वैसे अगर बात करें इस वाले की बाह्य कोण की, तो ये भी कितना हो जाएगा, 120। वैसे इसकी बात करें हम, तो ये भी कितना हो जाएगा, 120। तो अब इन सभी को अगर हम प्लस करें तो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। अगर हम षष्ठभुज की, समषष्ठभुज की बात कर ले, जैसे अभी अभी हमने समषष्ठभुज देखा था, देखो समषष्ठभुज जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, और प्रत्येक कोण अभी हमने निकाला था 120 डिग्री के होते हैं। जी, अब यहाँ पे ध्यान से समझे, हम इसके प्रत्येक बाह्य कोणों का योग निकाल रही है, तो इस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इस तरह से ये आकृति बनेगी। तो अब देखो अगर इसकी हम बात करें, तो ये अगर 120 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितने डिग्री, 60 डिग्री, क्योंकि ये एक रैखिक कोण बनता है, और रैखिक कोण इस तरह से एक लाइन पर ये लाइन हो, तो ये जो टोटल यहाँ तक का योग होता है ये 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ तक 120 डिग्री हो गया तो ये 60 डिग्री होगा। इसकी अगर हम बात करें तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। वैसे ये भी कितना होगा, ये भी होगा 60 डिग्री, ये भी कितना होगा, 60 डिग्री, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। अब प्रत्येक कोनों को अगर हम जोड़ें, कितने हो गए, 60 60 60 के 6, तो 6 छंग 36, मतलब 360 डिग्री हो जाएगा। तो प्रत्येक बहुभुज के बाह्य कोनों का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और निकल के क्या आता है, कि किसी भी बहुभुज में जो अंतः कोण और बाह्य कोण का जो योग होगा, प्रत्येक अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो यहां से नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, पॉइंट नंबर 4, ये हो जाएगा बहुभुज बहुभुज के अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण प्लस बाह्य कोण, बाह्य कोण का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। पॉइंट नंबर 5 हुआ, बहुभुज के प्रत्येक, मतलब एक कोण की अगर हम बात करें, बहुभुज के एक बाह्य कोण, या फिर प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, तो ये हो जाएगा कितना, 360। तो टोटल कोणों का योग होता है। अगर हमें एक कोण का निकालना है तो किससे डिवाइड करेंगे इसको, भुजाओं की संख्या से, तो एक का कोण का माना जाएगा। जैसे हम बात करें अभी षष्ठभुज के, हमने देखा था कि षष्ठभुज है और उसका प्रत्येक कोण, समषष्ठभुज है, प्रत्येक कोणों का बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री है। तो हमें एक बाह्य कोण निकालना है, तो वो षष्ठभुज था, उसकी भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे, 6 छंग 36, तो एक कोण का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। मतलब प्रत्येक 6 कोण जो बाह्य कोण बनेंगे वो कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 6 रहेगा कि किसी भी बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग, किसी भी बहुभुज के अंतः कोण और
अंतः कोण प्लस बाह्य कोण। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे प्रत्येक अलग अलग, अपन ने यहाँ पे एक एक कोण की बात की थी। जैसे अपन ने त्रिभुज लिया है तो उस त्रिभुज, चतुर्भुज लिया है या तो फिर तो चतुर्भुज के जो प्रत्येक कोण, मतलब जैसे ये अंतः कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसमें ये कंप्लीट इसके जैसे चारों अंतः कोणों का योग और प्रत्येक बाह्य कोणों का योग, दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा उसकी बात करेंगे। तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, किसी भी बहुभुज के अंतः कोण प्लस बाह्य कोण क्या होगा का योग जो होगा वो होगा फार्मूला इसका 180 गुणित एन। एन यहाँ पे क्या है, भुजाओं की संख्या। अब जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें षष्ठभुज के प्रत्येक अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना होगा, तो यहाँ पे फार्मूला क्या है हमारे पास 180 इंटू एन। एन का मतलब क्या है, यहाँ पे भुजाओं की संख्या। यहाँ पे हमने भुजा रख दी, अगर 180 की जगह पे एन रख दे, एन की जगह पे क्या 6 रख दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18, ये हो जाएगा 6 48 का 8 हासिल कितना आ गया हमारे पास 4, 6 कम 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 80 मतलब प्रत्येक कोणों का योग हो जाएगा। मतलब अंतः कोण का योग तो कितना होता है इसमें 720 और उसमें टोटल बाह्य कोण का योग कितना होता है 360, प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1080 आ जाएगा, है ना। ऐसा क्यों का, ये फार्मूला कहाँ से बना है देखो, क्योंकि हम ये जानते हैं प्रत्येक बाह्य कोण ये 120 था और ये कितना लेना पड़ेगा 60, तो इन दोनों का योग तो हमेशा कोई सा भी बहुभुज हो तो इन दोनों का योग कितना आना है 180 आना है। अब 180 में ऐसे कितने बनेंगे तो टोटल योग आ जाएगा इसका भी और इसका भी, तो इसलिए हमने डायरेक्ट इसका फार्मूला क्या लिख लिया है 180 इंटू में एन। तो उससे क्या आ जाएगा, हमेशा उसका योग आ जाएगा प्रत्येक बाह्य कोण का भी और प्रत्येक अंतः कोण का भी, पूरे मतलब जितने भी इसके कोण हैं कोई से भी बहुभुज के उन सभी का योग आ जाएगा अंतः कोण और बाह्य कोणों का। जैसे हम बात कर ले अष्टभुज, अष्टभुज के प्रत्येक अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग कितना होगा, तो डायरेक्ट आपको क्या रखना है 180 इंटू में एन की जगह पे रख देंगे 8, कितना हो जाएगा 8 × 64 का, ये हो जाएगा कितना 4 और यहाँ पे हासिल कितना आ जाएगा हमारे पास 6, 8 एकम 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, मतलब ये आ जाएगा कितना 1440। ये अष्टभुज के प्रत्येक अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं हम क्या बहुभुज का नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसका क्या था 180 इंटू में एन। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम सीखने वाले हैं इसमें विकर्णों की संख्या याद करना। जैसे कि हम बात करें किसी भी त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी, उसके बाद चतुर्भुज में विकर्ण की संख्या कितनी होगी, पंचभुज में विकर्ण की संख्या कितनी होगी, षष्ठभुज में, इस तरह से हमें दे दे कि एक बहुभुज जिसमें 20 भुजा है तो उसमें हम विकर्णों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो ये इस कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे। अब मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्या है, विकर्णों की संख्या ज्ञात करना। विकर्णों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे हम। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल एनी पॉलीगन। अब यहां पे ध्यान से समझने का प्रयास करें आप थोड़ा, कि जैसे हम बात करें इस त्रिभुज में, इसमें विकर्णों की संख्या क्या होगी। वैसे विकर्ण की अगर हम बात करें तो विकर्ण 2 वर्टिक्स इसको मिला के बनने की। जैसे यहाँ पे हम बात करें चतुर्भुज में, तो चतुर्भुज में ये 2 वर्टिक्स लेंगे हम, 2 शीर्ष, इसको मिलाएंगे तो एक विकर्ण ये हो गई और इसमें एक विकर्ण ये हो गई, तो इसमें चतुर्भुज में 2 विकर्ण की संख्या हो गई। इसमें अगर बात करें तो इसमें एक भी विकर्ण नहीं है, क्योंकि ये तो इसकी साइड हो जाएगी, ये भी इसकी साइड हो जाएगी, ये भी इसकी साइड हो जाएगी। अब ऐसा कोई वर्टिक्स नहीं है जिससे कि इसको मिला दें, तो त्रिभुज में विकर्णों की संख्या क्या रहेगी 0। अब हम बात करें पंचभुज की, है ना, ये तो अभी मैं बेसिक से बता रहा हूँ कि विकर्ण होती क्या है, फिर इसके हम सीखेंगे ट्रिक भी और कॉन्सेप्ट भी समझेंगे बेसिक। पंचभुज में कितनी विकर्ण हो सकती है, देखो ये भी इसकी विकर्ण रहेगी, ये भी इसकी विकर्ण रहेगी, ये भी इसकी विकर्ण रहेगी, और भी विकर्ण बन सकती है क्या, हाँ ये भी इसकी एक विकर्ण हो जाएगी, ये भी इसकी विकर्ण हो जाएगी, और भी बन सकती है क्या। तो कितनी विकर्ण हो गई इसमें, 1 2 3 4 5 विकर्ण हो गई। वैसे ही षष्ठभुज में हम देखेंगे तो षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये एक षष्ठभुज है, इसमें अगर हम विकर्णों की संख्या विकर्ण बनाए बेसिक से तो कितनी होगी, तो ये तो एक हमने देखो ये खींची, ये भी विकर्ण रहेगी, ये भी विकर्ण रहेगी,
इस तरह से ये भी विकर्ण रहेगी, ये भी विकर्ण रहेगी, और इसको यहाँ पे मिला दे तो ये भी विकर्ण हो जाएगी और ये भी विकर्ण हो जाएगी। और ये देखें आप तो ये भी क्या होगी, एक विकर्ण होगी, ये भी क्या होगी, एक विकर्ण होगी। तो अब इसमें भी हमें काउंट करने में दिक्कत आएगी। अब ये तो षष्ठभुज था, हमें एक ऐसे 20 भुजा वाला बहुभुज देते तो उसमें हम विकर्ण ऐसे बना के काउंट करेंगे क्या? तो ऐसे नहीं करना है, इसके लिए हमें सीखना है कॉन्सेप्ट। तो देखो कॉन्सेप्ट थोड़ा एडवांस, हम जैसे 11th 12th में जो मैथ्स पढ़ते हैं उसमें एक टॉपिक होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय। 11th क्लास में टॉपिक है ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जब हम इस चैप्टर पे बात करेंगे तब इसको डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये हमें समझना बहुत जरूरी है ये टॉपिक भी, क्योंकि जो प्रायिकता के अच्छे कॉन्सेप्ट बनते हैं, प्रायिकता पे आजकल जो अच्छे सवाल आ रही है वो इसके बिना संभव नहीं है। आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का अगर अच्छे से नॉलेज नहीं है तो आपको प्रायिकता सोल्व करने में दिक्कत आएगी, प्रायिकता के सवाल नहीं बन पाएंगे। तो अभी तो हम सिर्फ इसको इतना देखेंगे कि हमें जो हम अभी क्या निकालना है, हमें विकर्णों की संख्या, तो विकर्णों की संख्या निकालने में इसकी कितनी जरूरत लगनी है वो हम समझेंगे सिर्फ। तो यहाँ पे हम अभी परम्यूटेशन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ कॉम्बिनेशन का एक फार्मूला होता है एनसीआर। तो ये एनसीआर क्या होता है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। आज सिर्फ ये देखें, सिर्फ क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन का मतलब होता है फैक्टोरियल, ये हो जाएगा फैक्टोरियल एन, और यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, फैक्टोरियल आर, और यहाँ पे एन में से एन माइनस क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल आर। ये फार्मूला होता है, अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है। और ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है फैक्टोरियल को, या तो आप ऐसे लगा दो या फिर इस तरह से भी लगा सकते हैं। ये भी क्या है, एक फैक्टोरियल है। इसका मतलब ये होता है, जैसे मैंने फैक्टोरियल में कोई वैल्यू लिख दी 4, इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो क्या आ जाएगा, 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, ये इसको सोल्व करेंगे, इसका मान आ जाएगा। वैसे ही बात करें हम फैक्टोरियल 5 की, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, इसको सोल्व करेंगे, इसका मान आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखना, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है और फैक्टोरियल 1 का मान भी क्या होता है, 1। ये याद रखना, ये कहाँ से आया है, कैसे आया है, ये सब कुछ डिटेल में मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा, अभी आपको इतना याद रखना है। तो अब हम बात करें इस फार्मूले की, इसकी इसमें क्या जरूरत लगेगी। देखो यहाँ पे कोई से भी अगर हमें बहुभुज बनाना है, पहले तो आप देखें कि हमें एक लाइन खींचनी है, तो इस लाइन को खींचने के लिए हमें कितने बिंदु की आवश्यकता होगी। तो हमारे पास अगर 2 बिंदु है तो इन 2 बिंदु को मिलाने से एक लाइन बनेगी। वैसे हमारे पास अगर 3 बिंदु है तो 3 बिंदु को मिलाने से क्या बन जाएगा, इस तरह से त्रिभुज बन जाएगा। पर एक लाइन बनाने के लिए कितने बिंदु की आवश्यकता रहेगी, 2। जैसे अब ये लाइन हमने बनाई पहले तो 2 बिंदु, फिर ये लाइन बनाई तो 2 बिंदु, फिर यहाँ पे ये लाइन बनाई तो कितने, 2 बिंदु। वैसे अगर हमें ये चतुर्भुज बनाना है तो चतुर्भुज बनाने के लिए एक्चुअल में कितने बिंदु की जरूरत थी, हमें 4 बिंदु। पर एक लाइन ये बनानी थी पहले, तो इसके लिए 2 बिंदु, फिर इस लाइन के लिए 2 बिंदु, फिर इस लाइन के लिए 2 बिंदु, फिर इस लाइन के लिए 2 बिंदु। तो अगर हम बात करें कि एक चतुर्भुज में टोटल जो लाइन होगी, नंबर ऑफ लाइन, इनकी संख्या कितनी हो सकती है, कितनी लाइन बन सकती है 4 बिंदुओं से। तो अब देखो ये भी इसमें लाइन बन सकती है, ये भी बन सकती है। वैसे हम बात करें पंचभुज में, तो पंचभुज में देखें आप, ये भी देखो, ये तो लाइन है ही सही 5, पर ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, क्योंकि कोई से भी 2 बिंदु को हम मिलाएंगे और एक लाइन बन जाएगी। वैसे इन 2 बिंदुओं को मिलाने से एक लाइन बन जाएगी। वैसे हम इसको यहाँ पे मिला दे तो इन 2 बिंदुओं को मिलाने से एक लाइन बन जाएगी। तो हमें ये समझ में आ गया है कि एक लाइन बनाने के लिए हमें 2 बिंदु की आवश्यकता है। तो अब इसमें इस फार्मूले का कैसे हम यूज़ करेंगे, तो ये ध्यान से समझने का प्रयास करें आप। जैसे हमारे पास हुआ टोटल, हमारे पास बिंदुओं की संख्या हुई, मान ली जाए कितने, 10। हमसे बोले कि 10 एक बहुभुज बनाना है, मतलब एक बहुभुज जो 10 अष्टभुज, पहले हम छोटे से बात करते हैं, षष्ठभुज से, षष्ठभुज बनाना है। तो षष्ठभुज में टोटल लाइन कितनी होगी, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, मतलब षष्ठभुज है तो 6 भुजा है तो 6 CR, मतलब अब एक लाइन कितने बिंदु से बनती है, 2 से, तो हमने लिखा 6C2। अब इसको अगर हम सोल्व कर दें तो टोटल जो उसमें बहुभुज में टोटल जो लाइन बनेगी, उन लाइन की संख्या आ जाएगी, टोटल रेखा की संख्या आ जाएगी। जैसे ये षष्ठभुज है, ये एक षष्ठभुज है। अब इसको अगर हम सोल्व कर दें इस फार्मूले से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ लाइन आ जाएगी, इसमें टोटल लाइन कितनी है, क्योंकि एक लाइन ये भी खींची जा सकती है, इसमें एक लाइन ऐसे ये भी खींची जा सकती है, ये भी लाइन हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगी, एक लाइन हो जाएगी, ये भी एक लाइन हो जाएगी यहाँ से, और यहाँ से भी हम और कहाँ से खींच सकते हैं, इसमें ये भी एक क्या हो जाएगी, इसकी विकर्ण हो जाएगी, ये भी विकर्ण हो जाएगी, और भी बन सकती है क्या, तो ये क्या हो जाएगी, टोटल लाइन।
दो बिंदुओं को मिलाने से। पर अब यहाँ पे हमें सिर्फ ज्ञात करनी है विकर्णों की संख्या। अब इसमें से जो टोटल लाइन है, ये लाइन क्या कर दें, अगर इसमें से हटा दें, इसको अगर हम सोल्व करें तो ये पूरी जितनी इसमें आपको लाइन दिख रही सभी की संख्या आ जाएगी। और इसमें से अगर हम ये जितनी लाइन इसमें बन रही है इसको अगर माइनस कर दें, ये क्योंकि ये तो विकर्ण है नहीं, विकर्ण अंदर वाली, हमें संख्या ज्ञात करनी है विकर्ण की, वो अगर इसमें से माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा विकर्णों की संख्या का, nc2 माइनस एन, क्योंकि इससे टोटल लाइन आ जाएगी और इसमें से हम n माइनस कर देंगे। मैं आपको फार्मूला प्रूफ करके बताना चाह रहा हूं, नहीं तो आप फार्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हो। विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला हो जाएगा हमारे पास क्या, n माइनस 3 बटे में 2। इस फार्मूले से प्रत्येक बहुभुज की क्या आ जाएगी, विकर्णों की संख्या आ जाएगी। पर ये फार्मूला बना कैसे है मैं उसको आपको समझाना चाह रहा हूँ, है ना, वो फार्मूला प्रूफ करना चाह रहा हूँ कि ये फार्मूला कहाँ से आया, इसलिए उसको आप समझने का प्रयास करें, उसके बाद आप इसको याद भी रख कर सकते हो डायरेक्ट, है ना। जैसे हमारे पास षष्ठभुज आ गया, षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या हमें निकालनी है, तो n की जगह पे रखेंगे 6 और यहाँ पे n की जगह पे क्या रखेंगे हम 6 माइनस 3 और बटे में कितना आ जाएगा 2। तो कितना आ गया ये 3, यहाँ पे 6 में से कितने गए 3, तो कितने बचे 3 बटे में 2, 2 तिया 6, 3 क्या 9, मतलब इसमें विकर्ण की संख्या कितनी आ जाएगी षष्ठभुज में, इनको टोटल हम काउंट करें तो कितना आ जाएगी 9। तो इस फार्मूले से हम प्रत्येक बहुभुज की क्या निकाल सकते हैं, विकर्ण। पर हम देखना चाह रहे हैं कि ये फार्मूला आया कहाँ से, कैसे बना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्या करेंगे, nc2 से टोटल लाइन की संख्या आ जाएगी और उसमें से n भुजाओं की संख्या हटा देंगे तो बचेगी क्या, सिर्फ हमारे पास विकर्ण बचेगी। तो अब इसको अगर हम सोल्व करें तो देखो, इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें ज्ञात करना है विकर्ण की संख्या। इसके बराबर हमें ये फार्मूला सोल्व करना है nc2 माइनस n। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n, और ये क्या हो जाएगा फैक्टोर r की जगह पे, यहाँ पे इस फार्मूले में मान रख रहे हैं हम, है ना, कौन सा फार्मूला, ये वाला। यहाँ पे r की जगह पे क्या है 2 और यहाँ पे हम क्या रखेंगे, इसमें से इस n में से क्या माइनस करेंगे, n माइनस 2 फैक्टोरियल में, और ये माइनस का n। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो देखो क्या हो जाएगा, इसको फैक्टोरियल से बाहर निकालेंगे तो ये आएगा n और फिर क्या हो जाएगा n माइनस 1 और फिर होगा हमारे पास क्या फैक्टोरियल n माइनस 2। इस तरह से चलेगा आगे। इसको फैक्टोरियल में इसलिए रखा क्योंकि बटे में फैक्टोरियल n माइनस 2 है और इससे कट जाएगा डायरेक्ट, ये n माइनस 2 है बराबर माइनस में क्या चल रहा है n, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास n इंटू में n माइनस 1 और बटे में फैक्टोरियल 2 को अगर सोल्व करें तो 2 गुणित 1 आ जाएगा और ये माइनस का n। अगर इसको हम सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान से समझने का प्रयास करें, n का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, n का स्क्वायर माइनस का n और बटे में क्या हो जाएगा ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2n और बटे में 2। अब इसको अगर हम सोल्व कर दें तो ये कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 3n और बटे में क्या है 2, यहाँ से n कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास n माइनस का 3 और बटे में 2। देखो यही फार्मूला आ गया जो कि डायरेक्ट फार्मूले का। तो इसको पूरा सोल्व करके ये फार्मूला आया है विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का। इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, इस फार्मूले से किसी भी बहुभुज की विकर्णों की संख्या आ जाएगी। जैसे हम बात करें कि एक बहुभुज है हमारे पास जिसकी भुजा 20 है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ विकर्ण, ये नंबर ऑफ डायगोनल कितनी होगी, है ना, विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो इस फार्मूले में हम मान रखेंगे n की जगह पे क्या रखेंगे, इसमें 20, n की जगह पे यहाँ पे रखना है 20 आपको, 20 माइनस क्या हो जाएगा 3 और बटे में 2, ये हो जाएगा 2 धाम 20 10 गुणित और ये कितना आ जाएगा 17, मतलब 170 विकर्ण आ जाएगी किसमें, एक बहुभुज ऐसा जिसमें भुजाओं की संख्या कितनी हो 20। अब यहाँ पे तो देखो हमें क्या दिया गया था, इसमें भुजाओं की संख्या दे दी थी और हमने क्या कर लिया उसमें विकर्णों की संख्या निकाल दी। पर क्वेश्चन बन सकता है आपके पास यहाँ पे विकर्णों की संख्या पहले दे सकते हैं और फिर उसमें भुजाओं की संख्या पूछ सकते हैं। तो उस टाइप के सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन है, एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या 35 है, तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, हमारे पास विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला ये है n-3 बटे में 2। अब हमें इसकी संख्या दे दी, ये सोल्व करने के बाद क्या आएगा 35, ये विकर्ण की संख्या आती है इससे, अब ये दे दी और हमसे पूछ लिया n का मान। तो अब इसको सोल्व करने के आपके पास कई तरीके, एक पहला तरीका तो क्या, आप ऑप्शन मेथड, ऑप्शन से कर सकते हो। जैसे ऑप्शन हमें दिया जाए, a बराबर दिया है, मान लीजिए a बराबर दिया आपको 5, b बराबर दिया है, ऑप्शन बी में दिया है 10 और ऑप्शन सी दिया है आपको 15 और ऑप्शन डी दिया है मान लीजिए ये 6।
तो अब इसमें आपको क्या बताना है कि इसमें भुजाओं की संख्या n का मान क्या आएगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो अब देखो यहाँ पे इसमें पहला ऑप्शन उठाया हमने, यहाँ पे 5 रखा, मतलब इसमें n का मान रखने पर ये जो समीकरण है सेटिस्फाइड होनी चाहिए। इधर 35 है बराबर के इधर, तो n की वैल्यू यहाँ पे रखने पर इधर भी क्या आ जाना चाहिए 35, तो हमारा आंसर हो जाएगा। हमने n की जगह पे अगर रखा कितना 5, तो 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से कितने जाएंगे, 5 में से 3 जाएंगे, तो यहाँ पे 2 बचेंगे और बटे में क्या आ जाएंगे 2, 2 से 2 कैंसिल मतलब 5, तो ये तो गलत है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो विकर्ण ये कितने आ जाएगा 5 5 और यहाँ पे इधर 35 से 35 आना चाहिए। अब सेकंड ऑप्शन उठाते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है 10, यहाँ पे रखा हमने 10, n की जगह पे रखेंगे 10 - 3 और बटे में क्या है 2 बराबर 35। इसमें से 10 में से 3 गए तो कितने बचे 7 बचेंगे और बटे में क्या हो जाएगा 2, 2 × 5 = 10, देखो 5 × 7 = 35, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे विकर्णों की संख्या हो जाएगी इसमें, मतलब सॉरी विकर्ण की संख्या तो कितनी यहाँ 35 है। अब बहुभुज की में भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 10, 10 रखने पे इधर भी 35 आ गया, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10। तो ये तो हो गया ऑप्शन मेथड। इसको हम सोल्व करके बेसिक से भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक समीकरण बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर इसको हम सोल्व करें इसके बाद, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं श्रीधराचार्य के फार्मूले से, या फिर फैक्टराइजेशन मेथड होती है उससे भी इसको हम सोल्व कर सकते हैं। देखो सोल्व करते हैं इसको हम उससे भी, क्योंकि बेसिक भी सीखना जरूरी है। आजकल की एग्जाम जो है उसमें बेसिक की डिमांड ज़्यादा है, अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप सिलेक्शन जल्दी ले पाओगे, इसलिए आपको ट्रिक भी याद होना चाहिए और साथ में बेसिक भी याद होना चाहिए। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक शेयर जरूर करना है ना। और इस चैनल से जुड़ने का फायदा ये रहेगा क्योंकि यहाँ पे फालतू बातें कुछ भी नहीं होगी, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात होगी जिसमें कि आपका बेनिफिट होगा। अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटे का अगर वीडियो रहता है उसको कंप्लीट देखोगे तो उसमें आपको ये मान के चलना है 1.5 घंटे के लेक्चर में आपको 3 से 4 घंटे का कंटेंट मिलना है, क्योंकि सिर्फ बात होगी पढ़ाई से रिलेटेड, बाकी फालतू की कोई बातें नहीं होगी, क्योंकि समय कीमती आपका भी है और हमारा भी है। इस फार्मूले इसको हम सोल्व करेंगे तो इससे किसका n का मान निकालना है, बराबर क्या दिया है 35, ये आ जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे n का स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3n, और इसका मल्टीप्लाई इधर जाके होगा कितना हो जाएगा 35 दूनी 70। अब इसको हम इधर लेके आ जाएंगे माइनस का 3n और ये इधर आके माइनस का 70 हो जाएगा बराबर 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक समीकरण। क्वाड्रेटिक समीकरण को हम सोल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं, इधर इसके गुणांक में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, 1 में गुना करेंगे 70। अब इस 3 को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पे क्या आए हमारे पास 70 आए और जोड़ने घटाने पे हमारे पास क्या आए, जोड़ने घटाने पर हमारे पास कितना आए, ये 3 आए। तो अब ऐसी कौन सी संख्या है वो आपको सोचनी है कि 3 को ऐसे कैसे तोड़े हम कि यहाँ पे ये कितना आ जाए हमारे पास, गुना करने पे क्या आना चाहिए 70 और जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए 3, ऐसी कौन सी संख्या है। तो अब वो होगी हमारे पास क्या, ध्यान से समझने का प्रयास करें, 10 और 7 n², क्योंकि यहाँ पे अगर हम 10n लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं क्या 7 प्लस का 7, क्योंकि 10n में से 7n जाएगा तो 3n बचेगा माइनस का और मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसको हम सोल्व करें तो देखो n कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा n माइनस का 10 और यहाँ से 7 कॉमन आ जाएगा प्लस का, तो ये भी क्या बचेगा n माइनस का 10 और बराबर 0 है। यहाँ से n माइनस 10 को कॉमन लेंगे हम, बचेगा क्या यहाँ पे n प्लस 7 और यहाँ पे बराबर 0 चल रही है, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे n माइनस 10 बराबर 0, तो n बराबर क्या आ जाएगा 10 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि n प्लस बराबर 7 रखेंगे बराबर 0 और n की वैल्यू माइनस में चली जाएगी, माइनस में तो वैल्यू संभव है नहीं, तो हमारा पॉसिबल जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 10 होगा। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो आज हमने इसकी बेसिक थ्योरी कंप्लीट की है पॉलीगन की, और इसमें हमें विकर्ण की लंबाई भी ज्ञात करनी रहेगी, जैसे किसी भी बहुभुज में हम विकर्ण की लंबाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो बाकी के पॉइंट इसमें बचे हैं थ्योरी के, उसको हम करेंगे कंप्लीट किसमें, जियोमेट्री में। मेंसुरेशन के लिए इतना सफिशिएंट है, और इसमें मेंसुरेशन में भी कुछ पॉइंट बचे हैं, जैसे षष्ठभुज का हम एक समषष्ठभुज देते तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो ये वाले जो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है इनका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसको हम अगले जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम बहुभुज के क्वेश्चन भी ले लेंगे और जो कुछ पॉइंट बचे थ्योरी के वो भी कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, धन्यवाद।